गानगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने ये चाइना का कुत्ता खरीद के एआई समिट में दिखा के कल पूरे विश्व में बेइज्जती करवा दी। चाइना के अखबार छाप रहे हैं कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज चाइना का कुत्ता अपना बना के बेच रही हैं। आज बहुत ज्यादा हल्ला है कि भारत एआई समिट कर रहा है। मुझे कुछ सुन के अजीब सी चीज ये लगती है कि एक ऐसा देश जिसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं बना पाया है। आज एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा जो सब अमेरिकन हैं, चाइना का अपना है, चीन के रशिया के पास कुछ है, यहाँ तक कि जो मैंने सुना है कि इवन ईरान के पास भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। भारत एक अकेला निराला देश है जो अपने को वाही तो पीठ ठोकता है कि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर इतने वो, लेकिन हमारे पास ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कोई मीडियम है, चाहे गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे एक्स हो, ये सब अमेरिकन। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अरे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कितना दूर निकल जाएंगे, भारत से आगे निकलोगे। भारतीय लोग कुछ ना भी करें तो भी इनसे आधा घंटा आगे ही रहते हैं भाई लोगों। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, और जो था वो भी आज भारत ने एक बारी फिर फाड़ दिया। अगर इंडियन एयरफोर्स इंतहाई कमजोर और 114 राफेल की डेल, वो भी नॉन स्टेल्थ फाइटर्स। पिछली दफा अंबानी को माला माल किया गया था, इस बार शायद अडानी। पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ लड़ना है और चीन के पास 300 J-20 स्टेल्थ फाइटर्स है और हर साल तकरीबन 100 स्टेल्थ फाइटर वो शामिल कर रहा है। फिल्म धुरंधर में दिखाया जाता है कि राकी एजेंट्स बैरून मुल्क पेचीदा मिशंस कामयाबी से मुकम्मल करके बाहिफाजत वापस लौट आते हैं, जबकि हकीकत में धुरंधर पकड़े जा रहे हैं और मोदी बमा 56 इंच के एक्सपोज हो रहा है। भारतीय इदारों को दांव पर लगा इंतहाई पस्ती की तरफ धकेल दिया गया। भारत एआई समिट का ढंडोरा पीट रहा है, मगर हकीकत ये है कि अपना मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम तक तैयार नहीं कर सका और एंड्रॉइड और आईओएस जैसे ज्यादातर सिस्टम्स अमेरिकी हैं। मोदी जी धोखा और फरेब के आलमी चैंपियन। 11 साल का गुलाबी ड्रामा अवाम को बहकाने और बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं। हमारे विश्वगुरु ने जीवन में पहली बार मंदिर मस्जिद छोड़कर एआई समिट करवाया इंटरनेशनल लेवल का, और इस एआई समिट की सक्सेस के रूप में रोबोटिक डॉग्स दिखाए गए। कुछ में छपाया गया कि कैसे विप्रो और गलगोटिया ने रोबोटिक डॉग्स बनाए। इम्पैक्ट समिट ने एक खास रोबोटिक डॉग भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ये बात बाहर आई तो पता चला कि ये तो चाइना से खरीदे गए। चाइना वाले ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई हमारे रोबोटिक डॉग्स को इंडिया वाले अपने समिट में अपना बता के बेच रहे हैं। ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। जिस देश का प्रधानमंत्री ही ये कहता हो कि हमारे यहाँ तो बच्चे जब बचपन में बोलते हैं ना आई, तभी वो एआई सीख जाते हैं, हमारे यहाँ तो तभी एडवांस हो जाते हैं। कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। तो चलो इस देश में एआई और इनोवेशन की क्या हालत होगी। आज बहुत ज्यादा हल्ला है कि भारत एआई समिट कर रहा है। मुझे कुछ सुन के अजीब सी चीज ये लगती है कि एक ऐसा देश जिसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं बना पाया है। आज एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा जो सब अमेरिकन हैं, चाइना का अपना है, चीन के रशिया के पास कुछ है, यहाँ तक कि जो मैंने सुना है कि इवन ईरान के पास भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। भारत एक अकेला निराला देश है जो अपने को वाही तो पीठ ठोकता है कि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर इतने वो, लेकिन हमारे पास ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कोई मीडियम है, चाहे गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे एक्स हो, ये सब अमेरिकन। ऐसे में एआई सिस्टम यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो मतलब जमीन पे कितनी है, और या ये सिर्फ एक वो जो मोदी जी का स्पेशलाइजेशन है इवेंट मैनेजमेंट वो है। देखिए मैं तो अगर आप इजाजत दें और ये ना कहें कि मैं बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहा हूं, मेरा मानना है कि मोदी जी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जो तथाकथित एआई महाकुंभ किया है वो मोदी जी के भी जीवन का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मोदी जी ने बहुत सारे फर्जीवाड़े किए हैं। यहाँ फर्जीवाड़ा का मतलब है झूठा नैरेटिव चलाना, गुलाबी तस्वीर दिखाना। मोदी जी के पूरे 11 साल के शासनकाल में देखें तो एक सिलसिला है इसका पूरा, और बस पलट के मोदी जी से पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं देते हैं कोई भी। ये काम करते रहते हैं, वो अपना फर्जीवाड़ा चलाते रहते हैं। और जो एआई वाला है ये इतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, इतना साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो अखबार हैं, जो आमतौर पर व्यवस्था परक अखबार हैं, सरकार परस्त अखबार होते हैं, हमेशा से रहा टाइम्स, अंग्रेजों के जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों की हिमायत करता था, सरकार बदल गई तो वो इनकी सरकार की हिमायत करता है। कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेस की हिमायत करेगा, बीजेपी सरकार बीजेपी की हिमायत करेगा। वो भी कह रहा है कि अपने संपादकीय लगातार 2 दिन से उसके संपादकीय आप पढ़, वो भी कह रहा है कि ये सब जो दावे किए जा रहे हैं ये हो ही नहीं सकता है, ये भारत में संभव ही नहीं है दावे। कल ही मैंने दुबई की एक फर्म के सीईओ के साथ एक लंबी बातचीत की एआई के सवाल पर, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारत एआई का सिर्फ प्रयोक्ता है, भारत एआई का केवल इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास एआई के मामले में कोई योगदान करने का कोई ना आधार है, ना क्षमता है, ना इतना पैसा है,
कुछ भी नहीं है, ना दिमाग है, ना योग्यता है, कुछ भी नहीं है। भारत की जो आईटी कंपनियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी इन्फोसिस है, ये अजीम प्रेमजी की कंपनी है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की हैं, ये कंपनियां केवल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर बनाती भी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूंगा। मोदी जी मैक्रो से मिले, कल ही मैक्रो साहब इंडिया में आए थे। आएगा बड़ा सौदा है साहब राफेल का, 114 राफेल का, दुनिया का करीब करीब वन ऑफ द बिगेस्ट एक ऑर्डर हो सकता है। इससे बड़े ऑर्डर कम ही होते हैं दुनिया के अंदर। सुनने में आया 35-36 बिलियन डॉलर का सौदा है ये, और अच्छी खासी कमीशन खाई जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और जब 36 राफेल आए थे तो उसके अंदर ही बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई चीज रिलीज करने से मना कर दिया था और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला, हम तो उसको चेक नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद ना करें तो ज्यादा अच्छा है। पेगासस का मामला हो, राफेल का मामला हो, या फिर जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो हेट्रेड है मुसलमानों के, ईसाइयों के प्रति जो नफरत जाग रही है, उसके जो मसले सारे, जो हिंदू एक आतंकवाद जो उभर के आ रहा है, भगवा आतंकवाद जो उभर के आ रहा है, रोकने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ पैर एक तरह से देखा जाए ढीले कर दिए हैं। बाकी भी कोर्ट्स वगैरह आपको इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये एक हिंदुस्तान में एक नया न्यू नॉर्मल आ गया है। न्यू नॉर्मल का मतलब होता है कि अब आप किसी भी किस्म का आतंकवाद फैला सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात है। तो ये जो 114 राफेल की जो बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और पिछली बार तो अनिल अंबानी को फायदा दिया गया था, इस बार वो ऑफसेट क्लॉज में कौन लेके आएंगे, हो सकता है इस बार अडानी आ जाए, या कोई बड़े मुकेश अंबानी आ जाए, या कोई एक और आ जाए। और इसलिए वो प्यारा दोस्त मेरा मैक्रो और प्यारा दोस्त मोदी, और ये प्यारे प्यारे दोस्त के चक्कर में हम हिंदुस्तानियों की जेब खाली हो जाती है, सब हमारी वाट लगा दी जाती है। लेकिन मुझे एक बात की हैरानी इस बात की है कि अगर आप 114 राफेल ले रहे हैं तो भाई ये नॉन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये स्टेल्थ फाइटर्स नहीं है। जबकि चाइना 300 J-20 जो चेंगडू 20 है वो स्टेल्थ फाइटर उसके पास आ चुके हैं, और करीब 100 स्टेल्थ फाइटर वो हर साल जोड़ रहा है। 2030 तक ही उसके पास करीब 700-800 कुल मिला के स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। हम उसके मुकाबले 114 नॉन स्टेल्थ फाइटर जो कि 4.5 जनरेशन का, 5th जनरेशन का नहीं है, लेकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया तो आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। भाई इतना पैसा खर्च करना है तो आप भैया F-35 ले लो, अगर अमेरिका देता है तो ज्यादा अच्छा है। या F-35 का लाइटनिंग 2 वर्जन है जो सीधा वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकल डाउन हो सकता है, तो वो ले लो भैया, उसका भी एक ऑफर था। लेकिन हो सकता है F-35 में कमीशन ना मिलती हो, यहाँ पे कमीशन मिल जाएगी। राफेल में पहले भी कमीशन का चक्कर हो चुका है, लेकिन एयरफोर्स तो हमारी बहुत कमजोर है। पर कमाल की बात यह है कि जब आप दो सामने राइवल से एक साथ में जब आप भिड़ेंगे, इसमें पाकिस्तान भी होगा, चाइना भी होगा, तो आप उससे कैसे भिड़ोगे? अल्टीमेटली 28, 30, 32 स्क्वाड्रन लेके आप चाइना के ऑलमोस्ट कहा जाए तो 50, 60, 70 स्क्वाड्रन से और उनकी मिसाइल के जखीरे से लड़ोगे कैसे? जयशंकर ने कहा था कि हम चाइना से कैसे फाइट कर सकते हैं, चाइना हमसे 5 गुना बड़ा है, इकोनॉमी के अंदर बड़ा है, मिलिट्री में बड़ा है, हम कैसे फाइट कर सकते हैं? तो जयशंकर ने तो पहले हथियार डाल दिए थे। और इस बार कोई वॉर होगी तो चाइना और पाकिस्तान फिर एक साथ आएंगे, तो तब हम क्या करेंगे? इसकी क्या तैयारी किसने की है? क्या कुछ सोचता है इस बार? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 56 इंच की राजनीति की बात होती है, उस भुलावे में कहीं ना कहीं मोदी जी और उनके एनएसए और उनके गृह मंत्री सब भूल गए हैं कि देश से बाहर किस तरह काम होता है। बिल्कुल अंदर फिल्म बनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे रॉ के एजेंट हैं, वो इतने शानदार लोग हैं, जाके वो दूसरे मुल्कों में भी जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और तहस नहस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। पाकिस्तान का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और रियल लाइफ में आप देखिए तो धुरंधर जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और पूरे तरीके से अपने गिल्ट को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये दोष दिया है। तो इस बात को राइट विंग कह रहा है कि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं अगर हम नाकाम हुए हैं। अरफा जी, आप देख रहे हैं पिछले 11 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग जो संस्थाने हैं, अलग अलग जो सरकारी इदारे हैं, किस तरह से इनका पतन हो चुका है, किस तरह से इनका मतलब इनको एक इनका सियासीकरण हुआ है, इनका एक पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, और प्रोफेशनलिज्म जो है इसको मतलब दरकिनार कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के बुरे हाल हैं, अगर सीबीआई के बुरे हाल है, तो आरएडब्ल्यू भी जो है उसको आपने इस कोने में ऐसे ढकेल दिया जिससे जो है अब हिंदुस्तान की रेपुटेशन, आरएडब्ल्यू की रेपुटेशन एक तरह से दुनिया की नजरों में खराब हो चुकी है। तरीके से एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी को चलाए जहां पे हिंदुस्तान की नाक जो है मतलब शर्मनाक बात है ये कि आपने इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की, आप पकड़े भी गए। तो भारत सरकार ये बताए फिर कि भाई कैसा लूज स्ट्रक्चर है आरएडब्ल्यू में जहां पे इंडिविजुअल ऑफिसर्स ऐसे कारनामे कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस 18 महीने में बहुत कुछ किया। उन्होंने चीन से रिश्ते गहरे किए, पाकिस्तान से रिश्ते गहरे किए, उन्होंने अमेरिका का ट्रेड डील साइन कर दी, उन्होंने जमात इस्लामी पर बैन हटा दिया। अब देखिए दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भारत विरोधी यूनुस हैं जो अब राष्ट्रपति बन जाएंगे।
Will Mohammed Yunus be appointed president of Bangladesh? Netizens speculate chief advisor. लेकिन बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की जोड़ी इतनी खतरनाक क्यों है? तो देखिए, जून 2025 की बात है जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन में त्रिपक्षीय वार्ता हुई और ये सब कुछ यूनुस ने ही करवाया। पाकिस्तान बांग्लादेश में व्यापार 27% बढ़ गया। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला है। अभी चीन ने बांग्लादेश के साथ फाइटर जेट्स की डील की है। वो चीन जो है वो बांग्लादेश के जो फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग देगा। चीन बांग्लादेश को अपने करीब करना चाहता है ताकि वो भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चला सके। पाकिस्तान तो चीन का बेस्ट फ्रेंड है ही। अब जब हसीना की सरकार थी तो हसीना हमारी, यानी शेख हसीना हमारी पक्की दोस्त थी। तब तक भारत को यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ कोई एजेंडा चला सकता है। अब क्योंकि हसीना वहां पर नहीं है तो अब पूर्वोत्तर पर सुरक्षा खतरा हो जाता है कि चीन और जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर राज्य एक तरीके से पूरा आप देखिए कि बांग्लादेश से बॉर्डर्स लगती है, तो पूर्वोत्तर की जो सीमा है उस पर खतरा हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के बारे में जो बता रही थी, बार बार ये दावा किया जाता है कि जो चीन है वो उस चिकन नेक के काफी करीब है। अगर चीन का कभी ऐसा हुआ और उन्होंने बांग्लादेश के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई तो वो चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे, पूरे पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर देंगे। देखिए, बीएनपी जो जीती है उसकी सोच भी हमेशा भारत विरोधी मानी जाती है। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देती हूँ। 1978 की बात है, राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने बीएनपी बनाई। 1991 से 1996 और 2001 से 2006 उनकी जो पत्नी है खालिदा जिया, उन्होंने राज किया, वो प्रधानमंत्री रही। और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखिए, ये समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। जब खालिदा जिया पावर में थी तो ऐसा नहीं है कि वो भारत के प्रति बहुत ही अच्छी थी, चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि पूर्वोत्तर में सीमा तनाव रहता था। यह आरोप लगाया गया कि जो खालिदा जिया की बीएनपी है वो लोग इनडायरेक्टली और सीक्रेट समर्थन देते थे आईएसआई को, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर तनाव पैदा हुआ था। देखिए, 1999 की बात है जब खालिदा जिया बोली कि भारत हमारे मामलों में दखल ना दे, और जब अब देखिए 2002 में चीन से हथियारों की खरीद को बढ़ा लिया इन लोगों ने, यानी खालिदा जिया ने, यानी चीन से करीबी बढ़ा ली। 1992 में बाबरी गिरी तो बीएनपी ने संसद में लिटरली वो बाबरी गिरने के खिलाफ उन्होंने संसद में पेशकश की थी, वो विरोध में उतरे थे संसद में। देखिए, एक और चीज है इंडो बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी। बांग्लादेश के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। एक ट्रीटी है 1996 की जिसमें यह तय हुआ था कि भारत जनवरी से लेकर मई तक गंगा का जो पानी है वो बांग्लादेश में छोड़ेगा। डील को रिन्यू होना है 2027 में। अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्ते खराब किए तो भारत के पास ऑप्शन है, वो रिन्यू नहीं करेगा। 2027 में कहेगा कि भाई हम तो नहीं देते पानी। अब तो तारिक रहमान को ध्यान रखना होगा कि भारत से वो रिश्ते कैसे रखते हैं। स्कीम के पास स्ट्रैटेजी है।